गुड इवनिंग, प्रणाम जी प्रणाम, नमस्कार जी नमस्कार, नमस्ते जी नमस्ते, खुश रहो जी खुश रहो। बहुत बढ़िया। ओहो, आंटी लोग भी आए आज, ये भी ठीक है। शुरू करते ही डाउट लेके बैठे। आप और ड्यू एक साथ आई, क्या चाहते हो बेटा यथार्थ? ड्यू को आई के नाम से बुला रही हो? जब बुला ड्यू बेटा, हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ हुआ है। अरे दिपेश भाई, ऐसी कैसी बात बोल दी आपने? माना दर्शन, चलो वर्चुअल दर्शन कर लो इनके, वर्चुअल दर्शन कर लो। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये भी एकमात्र करेक्टर है संसार में, एकमात्र करेक्टर है जो, ये क्या कह रहे हो 93 94 सटिया तो नहीं कर रही? सटिया चुके ओके भाई, फाइनल करने दो। वही तो मैं बोलूं, कम की भाई समझ रही। बोलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों आज हम पढ़ेंगे, बस बेटा बस, अब सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे। 705 के अंदर अगर आपको याद हो बच्चा पार्टी, तो 705 के अंदर मैंने आपको बताया था, जल्दी जल्दी रिकैप करेंगे सारे बच्चे, ठीक है? जल्दी से जल्दी सारे बच्चे रिकैप करेंगे, रैपिड फायर होने वाला है, जल्दी बता दीजिए। चलो, तो यह मैं कह रहा था आपसे कि मॉडिफाइड ओपिनियन दो सिचुएशन में देते हैं। कब? मॉडिफाइड ओपिनियन दो सिचुएशन में कब? कब? मॉडिफाइड 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 हाँ, यू हैव कंक्लूडेड दैट देयर इज अ मिस स्टेटमेंट, ठीक है? और दूसरा, हाँ, इनसफिशिएंट एविडेंसेस। जल्दी से बोलो भैया, मॉडिफाइड ओपिनियन तीन टाइप की होगी, तीन टाइप, जल्दी तीनों के नाम बताओ, जल्दी से बताओ ये तीनों के नाम। मॉडिफाइड के तीन नाम कौन बताएगा मुझे? क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। अच्छा, चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे रिपोर्ट का नाम बताना, ठीक है जी? चलिए, कि अगर डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एम बट नॉट पी, डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एम बट नॉट पी, अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एम प्लस पी, एम प्लस पी, अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एम प्लस पी, और डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एम प्लस पी, डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एम प्लस पी, ठीक है? और अनडिटेक्टेड एम बट नॉट पी, अनडिटेक्टेड एम बट नॉट पी, क्वालिफाइड। अच्छा ये बताओ, मिस स्टेटमेंट इतना मटेरियल तो है कि अनमॉडिफाइड से काम नहीं चलेगा, लेकिन इतना परवेसिव भी नहीं कि नेगेटिव देनी पड़े, तो कौन सी रिपोर्ट देंगे? क्या बात, बहुत बढ़िया बच्चों, बच्चे आज पूरे फॉर्म में हैं, कह रहे हैं हम आग लगा देंगे, लगा दूंगा, ऐसी आग लगाओ कि मजे ही आ जाए जीवन के। सही बात। चलिए, मैंने आपको मोर और लेस चीजें बताई दी थी, ठीक है? अब दो तीन बातें आपको बतानी, कोई खासा बचा नहीं है स्टैंडर्ड में, ठीक है? कोई खासा दम बच्चे बचा नहीं है स्टैंडर्ड में, थोड़ा शांतिपूर्वक बैठ के सब समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, कहानी क्या कहती है। एक बात सोचने वाली है यार, अगर रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, अगर रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, इफ द रिपोर्ट इज मॉडिफाइड, चाहे वो क्वालिफाइड हो, चाहे वो एडवर्स हो, या वो डिस्क्लेमर हो, ओपिनियन पैरा भी अकॉर्डिंगली बनेगा। क्या कहते हो? अभी तक तो आपने सिर्फ, अभी सुना, अभी तक तो आपने सिर्फ अनमॉडिफाइड ओपिनियन पढ़ा है सर। In the best of our knowledge and the information provided to us, we can conclude that the financial statement is true and fair view of the state of affairs of the company. सर इसका ओपिनियन पहला थोड़ी पढ़ाया मैंने आपको, समझ लो आप मेरी बात? भाई अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट दोगे तो ओपिनियन उस तरीके से होगी ना, अगर एडवर्स रिपोर्ट दोगे तो ओपिनियन पहला भी चेंज होगा, अगर डिस्क्लेमर होगा तो उसका भी ओपिनियन पहला चेंज होगा। चलो, जो ओपिनियन पहला कैसा होगा देखते हैं एक बार। मैं उस दिन यही सोच रहा था, बहुत बढ़िया भाई, इसीलिए जीवन में मजा आनी चाहिए, ठीक है सर? तो ओपिनियन पहला देखते हैं, पहले कैसा होगा। नो 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 नो, ऑडिटर बोलेगा सुनना बहुत ध्यान से, मतलब कोई गम वाली बात नहीं है, पूरा रिवीजन है, लेकिन एक बार ढंग से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हम ऑडिटर शैल स्टेट दैट इन द ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर, याद है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। याद है बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस कह रहा है, उन चीजों को छोड़कर, उन चीजों को छोड़कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एफआरए के हिसाब से बनाया गया है, चाहे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो या कंप्लायंस फ्रेमवर्क। मैं शॉर्ट में आपको लिखवाऊंगा,
ओपिनियन पैरा में ऑडिटर क्लियर कट लिखेगा एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स वेयर द स्टेटमेंट इज देयर, ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, उन चीजों को छोड़कर बाकी हर जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप एडवर्स के बारे में पढ़े, एडवर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, बताया था मैंने आपको, शायद आपको याद होगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने एफआरएस नहीं माना। अगर पिछले वाले को पढ़ो तो उसमें क्या था, इन कुछ चीजों को छोड़कर ट्रू एंड फेयर व्यू है, कुछ चीजों को छोड़कर एफआरएस माना गया है, कुछ चीजों को छोड़कर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत मैं आपको कह रहा हूं, बस आना चाहिए वो चीज, ठीक है। इंस्टीट्यूट क्या करता था मैं आपको बताऊं, कई साल इंस्टीट्यूट ने ना शॉर्ट नोट पूछे, मॉडिफाइड क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, आज भी इंपॉर्टेंट है, अनडाउटली आज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंस्टीट्यूट पिछले 2-3 क्वेश्चन अगर आप ऑडिट रिपोर्ट के देखें तो थोड़ा यहां वहां क्वेश्चन पूछा लेफ्ट राइट से, ठीक है, लेफ्ट राइट से क्वेश्चन कर रहा है। खैर इस बार दिसंबर 21 में जो आया था वो तो आनी था, वो इंपॉर्टेंट की लिस्ट में भी था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इस बार बता दूंगा लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार देख लेना डिस्क्लेमर में कैसा दोगे, डिस्क्लेमर में क्योंकि मुझे एसएनडे एविडेंस नहीं मिला, क्या बच्चे, क्योंकि मुझे एसएनडे एविडेंस नहीं मिला तो मैं इस सिचुएशन में इन्हीं की ओपिनियन दे पाऊं, समझो बच्चे, भाई मैं इस सिचुएशन में इन्हीं की मैं ओपिनियन दे पाऊं। मैंने आपको ये सेम लाइन लिखवाई होगी आपकी नोटबुक में, चार्ट के अंदर लिखी होगी कि भाई वो इस परिस्थिति में नहीं है कि वो ओपिनियन दे पाए कि ट्रू एंड फेयर व्यू है भी या नहीं, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू है भी या नहीं, क्योंकि मैटर्स इस तरह के थे, ऑडिटर एसएनडे एविडेंस नहीं ले पाया, इसलिए ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है, ये तो बेसिक है, ठीक है जी, कोई नई बात अभी तक है नहीं इसमें, ठीक है। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है कि क्या, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है ओपिनियन पैराग्राफ, मतलब मैं एक तरीके से रिवीजन ही करवा रहा हूं अभी तक, ठीक है। इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, नई बात थोड़ी देर के बाद होगी, वो थोड़ा सा सिस्टमैटिक आपको लिखवा देता हूं, बता देता हूं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई साहब 2 अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन ऐसी जगह से आया था, तो कुछ भी छोड़ना बड़ी समस्या वाली बात है, ठीक है जी। क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर जो पहले देखते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से पैराग्राफ में इफेक्ट आएगा, ठीक है। एक हो गया क्वालिफाइड, एक हो गया एडवर्स, एक हो गया डिस्क्लेमर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ओपिनियन पैराग्राफ की, ओपिनियन पैराग्राफ की, ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट किसका इफेक्ट है, मॉडिफाइड ओपिनियन का, ड्यू टू मॉडिफाइड ओपिनियन। देखो सर कहता है जहां तक ओपिनियन पैरा की बात है, एज फार एज ओपिनियन पैराग्राफ इज कंसर्न, सुनना, सबसे पहले क्वालिफाइड में लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे बच्चे, एक्सेप्ट फॉर द matters described the financial statement present true and fair view of the state of affairs, ठीक है जी। और दूसरी बात, the financial statement have not been prepared as per FRF, sorry, have been prepared as per the FRF, ये तो आ जाएगा एडवर्स में, have been prepared as per FRF, ठीक है, ये आ जाएगा, दिस विल बी इन द केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड दिस विल बी इन द केस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बहुत बढ़िया चीज भाई, ये उम्मीद थी आपसे, ठीक है। चलिए ये बताओ एडवर्स में क्या बोलेगा, एडवर्स में सिंपल कोई बात नहीं, एडवर्स में सिंपल बातें बोलेगा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है जी। और यहां क्या बोलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एफआरएफ, ठीक है जी। पहला वाला कब आएगा, पहला वाला आएगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में, इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, और दूसरा वाला आएगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क में, ठीक है जी। ये बताओ डिस्क्लेमर में ओपिनियन कैसे चेंज होगी, डिस्क्लेमर में आप बोलोगे सर ड्यू टू ये एज ऑडिटर वाज अनेबल टू ऑब्टेन, एज ऑडिटर वाज अनेबल टू ऑब्टेन एस&ए एविडेंस, he cannot express an opinion on the financial statement, opinion on the true and fair view of the financial statement, ठीक है जी। इसे एक बार रीड करो फटाफट से, कोई भी नई बात नहीं है, बस जो मैंने आपको बताया था ओपिनियन पैरा कैसे चेंज होगा वो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है जी। थोड़ा सिस्टमैटिक करके हम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेम नहीं, ठीक है। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, पढ़िए बच्चे, थोड़ा भी 10-15 मिनट ऐसी सब बातें चलेंगी, ठीक है। एक बात मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, बताइए कि जहां सबूत नहीं है, आप ऑडिट करने के लिए गए, 2 दिन पहले फैक्ट्री में आग लग गई, सारे रिकॉर्ड जल गए बच्चों, सारे, ठीक है, आप ऑडिट करने के लिए गए, जब्त हो गए सारे रिकॉर्ड, जब्त हो गए, तो बच्चों मुद्दा ये है जब कुछ है ही नहीं चेक करने के लिए, तो क्या ऑडिटर अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर पाएगा, क्या ऑडिटर ऐसे के हिसाब से ऑडिट कर पाएगा, क्या ऑडिटर ऑडिटर अकाउंटिंग पॉलिसी चेक कर पाएगा ढंग से, क्या अकाउंटिंग एस्टीमेट चेक कर पाएगा बच्चों,
क्या ऑडिटर वहां वहां आपके आपके जो चीजें आपने फॉलो की हैं, क्या आपने एसेट्स की सेफगार्ड की है, या क्या आप इंटरनल कंट्रोल बना रहे हो? सर जब बुक्स ही नहीं है तो मैक्सिमम चीजें तो बाहर हुई ना उसके एम्बिट से, तो सर दिक्कत तो आएगी। एक बात बताओ, आप ऑडिट करने के लिए गए, वहां किताबें नहीं है। अब बच्चे अगर ऑडिट करने के लिए गए और किताबें नहीं है, तो उस केस में, उस सिचुएशन में फिर तो आप ये बोलोगे ऑडिटर ने रिस्पांसिबिलिटी पूरी नहीं की। समझ रहे हो? जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं ऑडिटर हूं, ठीक है, आप लोग शेयर होल्डर हो मैंने ऑडिट की, इसकी किताबें थी नहीं, किसी भी कारण से मैंने आपको बता दिया, मैंने रिपोर्ट लिखी, मैंने कहा जी क्योंकि सबूत नहीं चाहिए, ये जो येलो कलर तीसरा वाला है, जो सबूत नहीं चाहिए इस कारण से मैं रिपोर्ट फॉर्म नहीं कर पाया, ये तो ओपिनियन पैराग्राफ लिख दिया। लेकिन ओपिनियन पैराग्राफ में जब ये लिखा तो भाई ये भी तो सोचो ना कि ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ भी तो चेंज होगा। वरना पता चला ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ में 12 पॉइंट लिखे वो वाले, तब तो आपको शेयर होल्डर बोलेगा तो कहां था आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेक नहीं किया, ऑडिटर की जिम्मेदारी अकाउंटिंग एस्टीमेट की रीजनेबल चेक नहीं किया, तब तो डिफॉल्ट काउंट हो जाएगा ना सर ऑडिटर का। इसीलिए ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ चेंज कर दो, चेंज कर लो, ये चेंज कर लो सर। क्या लिखा है इसमें बताता हूं भाई, जब हालात बदलेंगे तो जिम्मेदारी भी तो बदलेगी। जब सबूत ही नहीं है तो जिम्मेदारी अकॉर्डिंगली होगी, वरना तो स्टेक होल्डर भी बोलेंगे ना इसने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जरा हेडिंग पढ़ने आप पढ़ने को बोल रहे हैं सबको। चलिए आप पढ़ते हैं, ठीक है आप पढ़ते हैं। ऑडिटर बताएगा, ऑडिटर डिस्क्लेम, हाँ ऑडिटर बताएगा 3 बातें, अमेंड कर देगा ये वाला पैराग्राफ, 3 बातें बताएगा, सिंपल 3 बातें। पहली बात, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि ऑडिट करना ऐसे के हिसाब से, ये नहीं बोल रहा कि मैंने ऑडिट किया ऐसे के हिसाब से, ऑडिटर की जिम्मेदारी है ऐसे के हिसाब से, सुन रहे हो, ऐसे के हिसाब से, और ऐसे ही तो पढ़ रहे हैं 705 ऐसे के अंदर ही तो है, 705 ही तो बोल रहा है आपको, अगर सबूत में डिस्क्लेम कर देना, 705 को बोल रहा है अगर सबूत में डिस्क्लेम कर देना, ऑडिट की जाएगी ऐसे के हिसाब से। दूसरी बात, ऑडिटर को एसेंड एविडेंस नहीं मिले, सेम नहीं, इसलिए ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाया। और तीसरी बात, जो भी हमने ऑडिट की उसमें इंडिपेंडेंस पूरी रखी है, एंड रिस्पांसिबिलिटी पूरा किया है, जो भी चीजें हमने की है इंडिपेंडेंट की, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के साथ मिले हुए इसलिए हम डिस्क्लेमर दे रहे नहीं, इंडिपेंडेंटली काम किया है। 3 बातें बताएगा, कंप्लायंस ऑफ एसे, इंडिपेंडेंस, ही वाज अनेबल टू ऑब्टेन एसेंड एविडेंस। मेरे ख्याल क्वेश्चन जैनिक किस में आया होगा, जैनिक किस से जुलाई, मेरे ख्याल जैनिक किस में आया 4 नंबर का, 3 या 4 नंबर का, सेम हेडिंग, सेम हेडिंग के साथ सीधा क्वेश्चन कि अगर डिस्क्लेम करेंगे ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ कैसे चेंज होगा। मैं वही कह रहा हूं ना भाई सबको, ये है तो सब रिपीट टेलीकास्ट, लेकिन भाई नहीं पढ़ोगे तो खेला हो जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट में आप समझिए कि 15-20 साल वही क्वेश्चन पूछे हैं शॉर्ट नोट, मैं कहता हूं आज भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अब आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना सब पड़ेगा सर। और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली तो काम आएगा ना यार, जब रिपोर्ट मॉडिफाई करोगे, जब रिपोर्ट मॉडिफाई करोगे ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली बनेगी। जब मॉडिफाइड रिपोर्ट का फॉर्मेट ही नहीं आता तो मॉडिफाइड रिपोर्ट बनाओगे कैसे, फॉर्मेट तो सीखना पड़ेगा। जनरली मैं इससे पहले कभी 700 के साथ लिंक करता था, लेकिन लिंक करना मैंने बंद कर दिया बहुत टाइम से, क्योंकि क्या होता है पहले पूरा 705 समझाओ फिर 700 समझाओ, वो ड्यूरेशन होती है लेक्चर की। अब तो फिर भी 2 घंटे क्लास हो रही है आपके साथ, वरना पिछले 1 1.5 घंटे क्लास पढ़ा रहा हूं आपके, फिर 3 घंटे क्लास थी तो वहां पे तसल्ली से पढ़ाते हो आप। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ तो शुरू करते हैं कहानी, देखते रहिए आधा घंटा कब मिल जाता है पता नहीं चलता। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। सुनो जी, 3 बातें बच्चे, 3, कंप्लायंस ऑफ एसे, अनेबल टू ऑब्टेन द एसेंड एविडेंस, लिखना पड़ेगा ना, इंडिपेंडेंस। ठीक है चलिए लिखने बात लिख दो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिल्पा ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ में है, डिस्क्लेमर पॉइंट की सब तो रिस्पांसिबिलिटी कर नहीं सकते, सही बात। अरे भाई साहब क्या क्या भेज रहे हो, चलो रुको भाई, क्या लिखा बताओ, 3 बातें। दैट ऑडिटर शैल कंडक्ट ऑडिट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ड्यू टू द मैटर्स डिस्क्राइब्ड, ऑडिटर वाज अनेबल टू ऑब्टेन एसेंड एविडेंस। अदरवाइज पता क्या होगा, ऑडिटर बोलेगा जो जहां पढ़ते हैं कि एसेंड एविडेंस देना पड़ेगा, शेयर होल्डर तो लिया एसेंड एविडेंस, अरे लिखा हुआ रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ लिया नहीं भैया, किताब में किताब का मतलब क्यों नहीं एसेंड एविडेंस, तो भाई अपनी रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ चेंज करो, टेंशन नहीं बढ़ाओ, बोलो मेरा काम, मेरे को एविडेंस मिलेंगी, ठीक है ना। ये रिमेन इंडिपेंडेंट एंड कंप्लाई विद, ऑडिटर शुड रिमेन इंडिपेंडेंट एंड शैल कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। बच्चे एक चीज आप सोचो जरा, अभी हमने रिपोर्ट को डिस्क्लेम कर दिया, रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ बना दिया अलग से, क्या अभी हमने, अभी डिस्क्लेमर की बात कर रहा हूं सिर्फ, क्या हमने कहीं भी बताया कि हमने रिपोर्ट डिस्क्लेम क्यों की है, ये कहां बताएंगे सर, ये बताएंगे आप बेसिस फॉर ओपिनियन। अब आगे बात समझ में, डिस्क्लेमर दी तो दी क्यों भाई, डिस्क्लेमर दी तो दी क्यों आपने, अगर आपने डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया तो दिया क्यों डिस्क्लेमर, ये तो बताओ, अगर डिस्क्लेमर दिया है तो दिया क्यों है आपने। बच्चे कह रहे हैं सबसे आसान डिस्क्लेमर लग रहा था, नहीं आसान तो आज भी है, कंटेंट थोड़ा बदल जाएगा बस 700 के अंदर, ठीक है। पहले बात करते हैं डिस्क्लेमर की, ठीक है जी। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो सबसे पहली बात, व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम द ओपिनियन, ऑडिटर डिस्क्लेम द ओपिनियन, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो वहां पे उस सिचुएशन में देखो 2 चीजें मिलेंगी,
जो आपने बातें बताई होंगी कहां पे 700 के हिसाब से, ऐसे 700 के हिसाब से, ठीक है, वो बातें यहां नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आपने बेसिस फॉर ओपिनियन में कहा होगा कि हमको एसेंड एविडेंस मिला, इसके आधार पे हमारी ओपिनियन है, तो आप ये लाइन यहां नहीं लिखोगे, शैल नॉट इंक्लूड। दो बातें आप ये थोड़ी दोगे, हाँ हमें एसेंड ओपिनियन मिली इसी रिपोर्ट डिस्क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कह रहा है जब डिस्क्लेम करेंगे तो हाँ नहीं लिखेंगे। दो बातें, कौन सी दो बातें? पहली बात तो ये कि ऑडिटर ने एसेंड एविडेंस इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और रेफरेंस नहीं देंगे ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी का। एक्चुअली क्या होता है, जब आप बेसिस फॉर ओपिनियन लेते हैं तो लंबी चौड़ी कहानी लिखते हैं उसमें कि हमने ऐसे के हिसाब से ऑडिट की, कि हमने ऐसे एविडेंस मिला। याद आया बच्चे? 5 बातें मैंने आपको बताई होगी, ठीक है ना? जहां ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी का रेफरेंस देना है वो मत दो, वो तो बाकी बाकी चीजें कवर करेगी। मेन जो एक लाइन है वो नहीं आनी चाहिए, कौन सी? कि ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड एसेंड एविडेंस, वरना हो जाएगा अर्थ का अनर्थ। ये चीज नहीं आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब आप डिस्क्लेमर दोगे तो ऑडिटर को बेसिस फॉर ओपिनियन में रीजन भी लिखने पड़ेंगे, किस कारण से उसने रिपोर्ट मॉडिफाई की है, चाहे वो डिस्क्लेमर दे या एडवर्स दे, रीजन तो आपको लिखने पड़ेंगे सभी, किस कारण से आपने रिपोर्ट मॉडिफाई की है। और आप हाँ किस कारण से आपने रिपोर्ट मॉडिफाई की है, क्या कारण थे और क्या था, आप बताइए सर, मैं उनसे लगातार एविडेंसेस मांग रहा हूं, वो एविडेंसेस दे नहीं रहे। सर मैंने उनसे कहा कि शेयर परचेज रिकॉर्ड तो वो नहीं दिया मेरे को, मैंने उनसे कहा पीपी का रजिस्टर तो वो नहीं दिया उन्होंने को, कभी कहते हैं जब तो कभी नहीं दे, कभी कहते नहीं देंगे आपको। सर आप बताइए जब तक मैं एविडेंसेस दूंगा नहीं ऑडिट कैसे करूंगा, और ऑडिट नहीं करूंगा तो रीजनेबल एश्योरेंस करेगा मुझे? भाई मेरे को जो जितने एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल रहा मुझे, जितने जितने एविडेंसेस मुझे मिले हैं उसके आधार पर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल रहा है। ये आपको रीजन देना पड़ेगा, चाहे आप एडवांस ओपिनियन दिए चाहे डिस्क्लेमर, ठीक है ना? एक तो ये लाइन गायब कर देना और दूसरा रीजन आपको देना पड़ेगा, रीजन और क्या इफेक्ट है उसका, ठीक है ना? सर आप बताइए कि आपको एविडेंसेस नहीं मिले जिस कारण से आप रीजनेबल एश्योरेंस नहीं ले पाए, बात खत्म। आपको एविडेंसेस नहीं मिले, रीजन जिस कारण से आप इफेक्ट रीजनेबल एश्योरेंस नहीं ले पाए, या एडवर्स एडवर्स पे क्या होगा बताओ कि सर सेल परचेज में गड़बड़ी की है, इस पीरियड की सेल वहां, उस पीरियड की परचेज यहाँ, ठीक है, कैश का मैंने टैली किया करते स्मार्ट को कैश का बैलेंस भी गलत आ रहा है, पीपी की चीजें गलत थी वहां भी गलती है। सर तो ये तो परवेजिव इफेक्ट रखता है और इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से खराब हो रहे हैं, इसलिए मैं एडवर्स रिपोर्ट दे रहा हूं। समझ रहे हो? एक्चुअली नहीं आ रही समझ, बेसिस फॉर ओपिनियन। अगर ओपिनियन दी तो उसका आधार क्या है, अगर ओपिनियन दी तो, अगर आपने डिस्क्लेमर दिया तो क्यों दिया, आपने एडवर्स दिया तो क्यों दिया, ठीक है जी? अच्छा एक बात बताओ, जब आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती तो आप क्वालिफाइड भी देते हैं और डिस्क्लेमर भी देते हैं, याद है? अनडिटेक्टेड स्टेटमेंट में अगर सिर्फ एम है, ओनली एम, तो क्या देंगे? और अगर एम प्लस पी दोनों है तब भांगा खा के बैठो क्या? अनडिटेक्टेड विद स्टेटमेंट एम प्लस पी, अनडिटेक्टेड विद स्टेटमेंट एम प्लस पी, डिस्क्लेमर, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, दो बातें बस, आखिरी की बातें चल रही है, इसके बाद कहानी खत्म है, टाटा बाय बाय होने वाली है इसको। अगर मॉडिफिकेशन ड्यू टू इनएबिलिटी आती है, लगभग सिमिलर पॉइंट है, ऑडिटर को एक बात बतानी पड़ेगी, लगभग सेम पॉइंट है। अगर एसेंड एविडेंस नहीं ले पाए तो क्यों नहीं ले पाया? अगर आप ये कह रहे हो एसेंड एविडेंस नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? आप बताइए सर मुझे कैश बुक नहीं मिली, आप बताइए सर मुझे पीपी के रिकॉर्ड नहीं मिले, आप बताइए सर मुझे शेयर परचेज इनवॉइस नहीं मिला। अगर नहीं मिला एसेंड एविडेंस क्यों नहीं मिला वो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है? हाँ, जो भी कारण है कि आपको हाँ कि आपके रिकॉर्ड जब्त हो गए, कि नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कि मैनेजमेंट ने मना कर दिया, क्यों, व्हाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सर, बस डन है। अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैनेजमेंट ने आपको जानकारी नहीं दी, ठीक है, अगेन या तो क्वालिफाइड हो गया डिस्क्लेमर, भाई या तो क्वालिफाइड हो गया डिस्क्लेमर, ये पढ़ लिया हमने, रिपीट तरीका चल रहा है कुछ पॉइंट्स, ठीक है? कौन सी जानकारी नहीं मिली, कौन सी जानकारी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, ठीक है, कैसी जानकारी और उसका क्या इफेक्ट, कौन सी जानकारी क्यों नहीं मिली, वो जानकारी कैसी थी और उसका परिणाम क्या नहीं मिलेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिली, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन थी, डिटेल डिस्क्राइब करो चीज को, और उसका परिणाम क्या नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो बच्चों, ये पूरी जगह पे स्कैटर्ड है, समेटना बहुत जरूरी है सर, अगर समेटेंगे नहीं तो ये बड़ी दिक्कत हो जाने वाली है इसमें। और एक लास्ट पॉइंट ध्यान रखिए, जब कभी आपको मैनेजमेंट डिस्क्लोजर ना दे, टीसीडब्ल्यूजी से जरूर डिस्कशन करिए, जरूर करिए डिस्कशन टीसीडब्ल्यूजी से जरूर। ये मैंने कभी बताया आपको टीसीडब्ल्यूजी के बारे में, दोस्त चार्ज गवर्नेंस? चलो बताया, आपको याद नहीं होगा, बता देता हूं एक बार। क्या होता है सर, जिस एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हो ना, उसमें दो तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक मैनेजमेंट, एक टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी होता है टॉप मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेगा, जैसे कि आपकी कंपनी का सीएफओ, आपकी कंपनी का एमडी, या आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। और मैनेजमेंट कौन होगा सर? मैनेजमेंट होगा हु विल इंप्लीमेंट द डिसीजंस टेकन बाय द टीसीडब्ल्यूजी, हु विल इंप्लीमेंट द डिसीजंस, पहली क्लास में बताया होगा, फॉर्म बाय टीसीडब्ल्यूजी। लाइकवाइज सीनियर मैनेजर फाइनेंस, ठीक है जी, आपका अकाउंटेंट, मैं फाइनेंस के लोगों की बात कर रहा हूं अभी जिनका हमसे कनेक्शन है, सीनियर अकाउंटेंट,
ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं ये सब आपको नहीं बता रहे ना, रिपोर्ट तो मॉडिफाई करनी है, लेकिन ये बात इनसे जरूर करो एक बार कि आपको कौन सी जानकारी नहीं दी गई। जो भी रिपोर्ट आप बता रहे हो रिपोर्ट को उनको जरूर बताओ एक बार, ठीक है जी। चलिए अब कुल मिला के फटाफट से बताओ बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या चेंज आएगा। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या चेंज आएगा सर? सबसे पहले बताओ सर, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट डिस्क्लोज्ड। दूसरा, रीजन फॉर नॉन डिस्क्लोजर, रीजंस व्हाई ऑडिटर वाज एबल टू ऑब्टेन एस&ए एविडेंस, एस&ए एविडेंस, ठीक है जी। तीसरा बताओ जी, थर्ड इफेक्ट, चौथा पॉइंट है डिस्क्राइब इन डिटेल हाँ द नेचर एंड रीजन व्हाई रिपोर्ट इज सो मॉडिफाइड, रिपोर्ट इज सो मॉडिफाइड। और लास्ट पॉइंट आएगा जी, पॉइंट नंबर 4, द इफेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड। ध्यान रखिए, क्वालिफाइड के अंदर सिर्फ स्टार्टिंग के दो बताएंगे, सेम एज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यहां वाले, ठीक है। जहां तक एडवर्स की बात है, एडवर्स के अंदर भी दो पॉइंट आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, बस सिंपल तरीका है। 4 पॉइंट पढ़िए, तीन जगह 4 पॉइंट लगेंगे, डिस्क्लेमर में चारों, क्वालिफाइड में 2, एडवर्स में 2, 3 4 1 2, ठीक है। ये हो गई आपकी बेसिस फॉर ओपिनियन, ये हो गया आपका ओपिनियन, ये हो गया अंडर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ। जल्दी से एक बार रीड कर लो इसे फटाफट से, ताकि आगे बढ़े उससे, इसका क्रियाक्रम हो चुका है। खीर कब मिलेगी, कौन सी खीर? आज तुम्हें फाइंडर ऑफ गुड्स बनाऊं, आज मुझे किसी का फोन पड़ा हुआ मिला, सही, मैं ढूंढ रहा हूं ओनर को, ओनर मिला ही नहीं अभी तक, पढ़ लिया, ओनर मिला ही नहीं अभी तक। चलो अभी ऑप्शन कर रहा हूं, पहले पढ़ लो, देखूंगा जो बच्चा शक्ल से शरीफ लगा उसी को फोन मिलेगा आज। अरे पहले पढ़ दो, पढ़ लिया बच्चों? सुबह सर्च करो शोभ भाई, कोई मिलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलो जी आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट भेजना भाई, लिखवाइए तो, और जो नहीं भेजना तो आपके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवा दूंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सबसे शरीफ चुनाव, ये बात तो सही बोली आप। चलो जी, बेकार पंक्ति के सारे पॉइंट पढ़ लिए हमने, कुछ पता नहीं है इंस्टीट्यूट कहां से क्वेश्चन पूछ ले भैया, ठीक है, लेकिन ठीक है, मजा आया सही से पढ़ के ना पढ़ा के, हाँ मजा, कंसेप्ट नहीं ना, रिपीट तरीका चल, आप पढ़ेंगे नई बातें, ठीक है जी। नहीं क्या मतलब आखिरी डिस्कशन क्या हो गया, साथ भाई बड़े गुस्से में घूम रहे हो, इसकी फोन की दुकान है पता है आपको, ये साथ की नेगोशिएबल के अंदर सबको फोन बेच रहा था, देखो बहुत बढ़िया, आईफोन गिफ्ट कर दे वैलेंटाइन पे था दीजिए आपको, उसने तो खुलवाई दुकान पैसे देकर, ये दुकान है किसी और की, इसे चला रहा कोई और है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो जी, लास्ट नेल ऑन द कॉफिन ऑफ दिस सॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। टिल्लू अंकल ने संन्यास ले लिया, टिल्लू अंकल समझ गए अब जीवन इतना सरल नहीं, पढ़ाई करनी पड़ेगी। शुरू के लेक्चर को देख के आ गए ना, क्या हुआ भाई, वही मैं बोलूं बार बार, बच्चों में मिसप्रिंट है, अरे ये क्या हुआ, हाँ अरे यार बच्चों में मिसप्रिंट है, सही कर लेना, 706, ठीक है, मैं बोलूं चक्कर क्या चल रहा है, चलो जी बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। शुरू करते हैं बच्चे, एक कहानी जिसमें हम बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और चर्चा करेंगे, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शुरू करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। लिमिटेशन और स्कोप, यहाँ कुछ थोड़ी बहुत अभी सीखने वाली बात है, बाकी तो सब जैसे ही आराम है। लिमिटेशन और स्कोप, ये बात तो है भैया, टाइम ऐसे भाग रहा है, पूछो मत से, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ई भाग है, सही बात, प्रैक्टिकल पढ़ा रहे होते पता चला डेढ़ सिंगल इंट्रोडक्शन 1.5 घंटे 2 घंटे में खत्म, वैसे ही होता है। मैं तो बोलता भाई 3 घंटे क्लास दे लो, अदरवाइज तो नहीं पढ़ा पाएंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे बढ़ आगे बढ़, सुनो ध्यान से, सुनो एकदम शांति। अगर सुनो सुनो सुनो, अगर मैनेजमेंट ने, सुन तो लो, लिमिटेशन लगाई, इम्पोज द लिमिटेशन बिफोर ऑडिट, कह रहा देख लेते हैं एविडेंस दूंगा, इतनी किताबें तुम ऑडिट करनी कर, वरना देख लेते हैं क्या करना है, आप बोलना
पेट गया तेल लेने, ऐसी ऑडिट नहीं करता मैं। पेट गया तेल लेने, ऐसी ऑडिट नहीं करता मैं। बच्चों, अगर शुरुआत में कोई आदमी आपके ऊपर रोका टोकी लगाए तो क्या ऐसे रिलेशन में जाना ठीक होगा? अरे मतलब ही नहीं है, टॉक्सिक रिलेशन से दूर रहो। अगर रोक टोक लगाए मैनेजमेंट की नहीं थी, हम तो आपको देंगे नहीं एविडेंसेस, हम तो आपको किताबें देंगे, आप बोलो जय राम जी, मैं नहीं करूंगा आपकी ऑडिट, टाटा बाय बाय, टेक केयर। सर एक्सेप्ट ना करना, वो तो आंटी पता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये कर रहे हो आप, कम से कम बोलने में ठीक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात समझो बच्चों, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, मतलब ऑडिट के बाद, सुनो ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल चुप। जब ऑडिट करने गए तब तो उसने कुछ बोला नहीं, ठीक है जी, सारे सबूत दूंगा, सारे एविडेंसेस दूंगा। बाद में टेबल बदल रहा है बच्चों, बाद में मैनेजमेंट रूल लगा रहा है। हाँ सर, शुरुआत में सब अच्छे होते हैं, बाद में कहते हैं यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, ये मत पहनो। सर ऐसे क्यों होता है सर? अरे पढ़ाई करो। तो शुरुआत में रोक टोक नहीं लगा रहा, बच्चों मैनेजमेंट कह रहा है हम आपकी सारी हेल्प करेंगे, फुल कोऑपरेशन है, आप ऑडिट करो, फुल कोऑपरेशन हमारी तरफ से, आप ऑडिट करिए। बाद में आपने कभी ऐसा भाई देखिए ना, बिजी है, कस्टमर खड़े हुए हैं, आपको अपनी नहीं पड़ी है क्या? क्या भैया किताब वॉइस दे दो, कहां तक देंगे वॉइस? दे लड़का बिजी चल रहा है, काम दिया वॉइस लगा है। सर अगर मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रहा है, मैनेजमेंट सुनो, मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रहा है, सबसे पहले बात करो प्यार से, भैया हटा दो, भैया किताबें दे दो, भैया इनवॉइस दे दो, भैया जल्दी से दे दो इनवॉइस। देखो भाई, आपने मैनेजमेंट से बोला तो दो बातें होंगी, सुनना ध्यान से, मस्ती मत करो, पढ़ लो एक बार। दो बातें होंगी, या तो मैनेजमेंट लिमिटेशन हटा देगा, आपका एविडेंस दे देगा, अपना काम हो गया जी, ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मैनेजमेंट वहां भी आ गया, कह रहा है नहीं दूंगा, क्या दिक्कत है, रजिस्टर चाहिए, नहीं दूंगा। मैनेजमेंट रिफ्यूज्ड। आप पता है क्या बोलो, सुन लो, अभी नहीं बेटा, नहीं देगा एविडेंस, चल तेरे पापा के पास जाता हूं। ए सीएफओ, ए एमडी, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ए सीईओ, देख रहे हो अकाउंटेंट क्या बोल रहा है? वो बीकॉम मैं सीए कोर्स कर रहा हूं, मजाक चल रहा है? क्या तरीका है? मैंने कहा रिकॉर्ड करने नहीं दूंगा, मैं कह रहा नहीं दूंगा, फिर हम थोड़ा वहां मत डालेंगे। मैंने तो कहा उससे कि मैं सीएफओ से बात करूंगा सीधे, क्या कर लो, मैं बोलता हूं मैं सीएफओ से, उसमें सीएफओ लगी मुझे, नहीं ऐसी बात नहीं, आपको सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, सारा कोऑपरेशन, फुल कोऑपरेशन हमारी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं सही में जाते हैं, सही में पूरा सच्चाई बात, सीएफओ वाली बात मजाक करता हूं, फिर बैठ गए, चलो थोड़ा नमक मिर्ची डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब फिर अगर मैनेजमेंट मना करे तो किसके पास जाए? टीसीडब्ल्यूजी के पास। हाँ, आस्क द टीसीडब्ल्यूजी टू रिमूव द लिमिटेशन। थोड़ा क्या होता है बच्चों, पढ़े लिखो लोगों से क्या बात करना आसान होती है, आपको बता दूं, मोमेंट लाइफ में आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, कि थोड़ा समझाना, कन्विंस करना आसान होता है। मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियली पढ़े लिखे, बीकॉम वाले क्या लगता है मैं पढ़ा लिखा हूं, एलिमेंट्री करके, ये भी ठीक है। एमकॉम वाले को लगता है कि मैं तो बिल्कुल विद्वान, मैं एमकॉम करके बैठा हूं। फिर आता है आर्टिकल असिस्टेंट, इंटर पास करके, एवरीवन इज स्वैगर टिल द रियल स्वैगर राइज। इतना स्वैग तो सीए का नहीं, इतना आर्टिकल का होता है, टाई ऐसे यहां तक टाई बांधे ऐसे, बस खुद अपने आप को फांसी दे रहा हूं, और नया सूट चला लिया भाई, आर्टिकल ले 15 दिन तो वही पहले हम थे ऑर्डर में, ठीक है, जब तक सामने वाले सूट चेंज कर लिया, यहाँ तक इसमें डालिए, ठीक है। आज तक किसी ने दूसरी को रिमूव कर दिया, ये भी ठीक है, उसी बैंक उसी सूट को पहन के शादी हो जा रहा है, गेट क्रैश, ठीक है। टीसीडब्ल्यूजी सुन लो, टीसीडब्ल्यूजी रिमूव द लिमिटेशन, रिमूव द लिमिटेशन, ठीक ठीक है। टीसीडब्ल्यूजी ने लिमिटेशन हटा दिया, आपको ठीक है, अपना काम बन गया, बढ़िया। भाई साहब दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत पता है क्या है? टीसीडब्ल्यूजी मना कर रहा है। आप गए सीएमओ के पास, सीएमओ कह रहा है ठीक तो कह रहे हो, आप देख रहे हो ये कितना बर्डन है इनके ऊपर, थोड़ा कोऑपरेट करिए प्लीज 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 कोऑपरेट, बहुत 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 अभी अभी आप बहुत काम कर रही हो, प्लीज प्लीज कोऑपरेट। अब मैं कोऑपरेट क्या करूं? कुछ चेक करने को नहीं दे रहा है, कुछ चेक करने को नहीं दे रहा है, क्या कोऑपरेट करूं? बैठ के गाना बजाऊं बैठ के मैं? अब क्या करूं भाई, अब दिक्कत है। आप कोई सुनते जाना, ध्यान से बच्चे सुनते जाना। अब क्या करें सर? कह रहे हारमोनियम बजाओ, इस पहले देख के हारमोनियम बटन तोड़ देगा, ठीक देखो। तो टीसीडब्ल्यूजी रिमूव, हाँ टीसीडब्ल्यूजी मना कर दिया, सुन लो, टीसीडब्ल्यूजी ने मना कर दिया कि भैया मैं तो नहीं कोऑपरेट कर पाऊंगा, जैसा वो बोल रहा है उसके चलना पड़ेगा, ठीक है, उसके रूट चलना पड़ेगा। अब क्या करें सर? अब ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो, जैसे कि अगर मैनेजमेंट एविडेंस नहीं दे रहा तो क्या बात है, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लो। अगर मैनेजमेंट आपको नहीं दे रहा है तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लो। अगर मैनेजमेंट आपको नहीं दे रहा, बैंक से बैंक स्टेटमेंट मांग लो, आपको थर्ड पार्टी से कोई जुगाड़ कर सकते हैं, पैसा की बैंक स्टेटमेंट मिल गया तो आवागमन सारी आवागमन पता लग जाएगी, आपको क्या पैसा आया क्या गया अकाउंट में, फिर डेटा से बातचीत कर लो तो वहां से पता लग जाएगा, तो काफी कुछ एविडेंस मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सर टू ऑब्टेन एसएनडी एविडेंस, अगर एसएनडी एविडेंस मिल गए तो ठीक है, चलो यहां से नहीं वहां से सही, ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंसेस नहीं मिले, थर्ड पार्टी भी हाथ से डाल दिया आपको, बैंक गलती में बात आपको देख के आपको भाई मैनेजमेंट के पास गया उसने मना कर दिया, टीसीडब्ल्यूजी के पास गया उसने मना कर दिया, थर्ड पार्टी के पास गया उसने मना कर दिया, अब क्या करें?
अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमें ना आप भी पहला स्टैंडर्ड पढ़ रहे तरीके से देखो, 7 मतलब ये पहला स्टैंडर्ड पढ़ बहुत स्टैंडर्ड पढ़ने आपने। हाँ, मैं संदीप वही कह रहा हूँ, जल्दी शेयर नहीं करता, वो तो इंडिविजुअल लेटर दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, तो अगर आपको वहां से एविडेंस नहीं मिलता, आपके पास दो ऑप्शन है सर। स्टैंडर्ड हमेशा कहता है निकल सको तो निकल लो, निकल सको तो निकल लो, क्योंकि सबूत तो मिल नहीं रहे, एविडेंस मिल नहीं रहे, और लग रहा है विड्रॉ नहीं करना, विड्रॉ नहीं करना, तो डिटरमाइन द इफेक्ट, डिटरमाइन द इफेक्ट, वही कह रहा हूं सर मैं, रिजाइन नहीं होता है, रिजाइन वर्ड यूज नहीं करते, विड्रॉ बोलते हैं। डिटरमाइन द इफेक्ट, सुन लेना ध्यान से, क्योंकि आपको सबूत तो मिलेंगे। तो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट सिर्फ मटेरियल है या मटेरियल प्लस मटेरियल, क्योंकि आपको सबूत तो मिलेगी ना यार। अगर आपको मटेरियल एविडेंसेस नहीं मिले तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो, और आपको M+P इफेक्ट है तो डिस्क्लेमर दे दो। समझ रहे बच्चे, बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरा फ्लो चार्ट कैसे मैंने बनाया है, जब आप पढ़ेंगे तो मतलब 1-1.5-2 मिनट सब कुछ हो जाएगा, दोनों पेज, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसे में बहुत सारे चार्ट के अंदर, ठीक है। सब प्रोसीजर फटाफट से कर लो, मैं बता रहा हूं आपको। अगर शुरुआत में ही रोक लगा रहा है, मना कर दो, चाहिए आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद रोक लगा, उसके बाद ठीक है। मैनेजमेंट को बोलो चार्ट हटा दो, मैनेजमेंट को लिमिटेशन हटा दो। अगर मैनेजमेंट लिमिटेशन हटा देता है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। अगर नहीं हटाता, अगर नहीं हटाता तो TCW से बोलो हटा दो। अगर TCW लिमिटेशन हटा देता है तो ठीक है। अगर TCW लिमिटेशन नहीं हटाता तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस लो, एविडेंस मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। अगर एविडेंस ना मिले तो विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ कर लो, अदरवाइज रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो। अगर इफेक्ट M है तो क्वालिफाइड M+P एरर डिस्क्लेमर, ठीक है जी। रिपोर्ट फीस मिलेगी, हाँ हाँ, यहाँ रेजिग्नेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं होता स्टैंडर्ड्स के अंदर, विड्रॉवल कहते हैं, कंपनी में रेजिग्नेशन वर्ड इस्तेमाल होता है। विड्रॉवल मतलब लिखना मत आप, रेजिग्नेशन, विड्रॉ, एंगेजमेंट ना, विड्रॉ, ठीक है। जॉब तो नहीं मानते हैं ऐसे, जॉब में रिजाइन करते हैं, जॉब तो कर नहीं रहे आप, अपॉइंटमेंट होगा, एंगेजमेंट होता है, क्या आप आउटसाइडर हो, ठीक है बच्चे। चलो जी, तो दैट वाज द लास्ट नेम ऑन द कॉफिन एंड वी हैव डन विद दिस एसे 705। बहुत बढ़िया बच्चों, लड्डू पेड़े खाओ बैठ के, लड्डू पेड़े खाएंगे, सही बात है बच्चे, अब तो लड्डू पेड़े खाएंगे। 700 भी हो गया और 705 भी हो गया, दोनों 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 बाहर की स्टैंडर्ड हो गए। अब तो चिल्लर बाकी है, चिल्लर मतलब 701 और 706। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन तो 701 706 बन सकता है, तो जो बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं भाई। करेक्ट इनकरेक्ट यहां से जो स्कैटर्ड है ना, एक करेक्ट इनकरेक्ट, एक थ्योरेटिकल, एक आध एमसीक्यू, 8-10 नंबर का प्रोग्राम है। थ्योरेटिकल कह रहा हूं कि बन सकता है 701 और 706 से, ठीक है जी, 706 से, बहुत बढ़िया। आपकी बातें 90% सच्ची होती है, मैं पढ़ाने की बात बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आज दो निपटा लेंगे, निपटा लेंगे, ऐसे शब्दों का नहीं करता, ध्यान रखो। बाबा का पढ़ाना लिखाना बच्चों एक साल के जैसे, सही बात, ये एक तपस्या है बच्चों, सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़े गंदे बच्चे, इनसे मैं बात भी नहीं करूंगा, अब चेक करके बताऊं। आयुषी ऐसा है, ये बोल रहे हैं तो इवनिंग बैच थोड़ा परमिशन दी हुई है मैंने, दिन भर के बेचारे फ्रस्ट्रेटेड है, फेस टू फेस में ना इतने यहाँ उछल कूद जाते हैं, देख के ही छूट जाते हैं यहाँ चूहे जैसे। खैर कोई बात नहीं, चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। बोलो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे 701, समझना जरूरी, लिखना सेकेंडरी है, समझना जरूरी, लिखना सेकेंडरी, ठीक है बच्चे। शुरू करें नया स्टैंडर्ड, चलो जी शुरू करो, जरूरी डन 701, बहुत बढ़िया, शुरू करो, ठीक है। देखो वो है साथ में, ठीक है। क्या होता है बच्चों, सुनना समझना, सिर्फ नॉट समझना, बाकी नहीं है, ठीक है। समझ मेरी बात को, जाते हैं कंसेप्ट, भाई कंसेप्ट शुरुआत में बिल्कुल कंसेप्ट में, कंसेप्ट कुछ और मतलब नहीं, मतलब बात कर लेना भाई। देखो ऐसा है, यू हैव, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, लिखूंगा तो अगले पेज में। ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट देयर इज नो मिसस्टेटमेंट एंड देयर इज नो लिमिटेशन ऑन स्कोप। सारे सबूत मिले और सबूतों के बिना पर कोई मिसस्टेटमेंट भी नहीं है, बहुत बढ़िया। ऑडिटर पता कैसी ओपिनियन देगा, अनमॉडिफाइड। लोग ना सब बताता हूं जी, अनमॉडिफाइड, अभी तक समझने फोकस करना, सिर्फ समझना, ठीक है, वरना खेल जाएगा, ठीक है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ये अपने स्टार्टिंग में पढ़ा 701 के अंदर, आपको याद हो, 700 के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे थे, 700 के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे थे अनमॉडिफाइड ओपिनियन, सब कुछ ठीक है जी, ट्रू एंड फेयर भी है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। फिर आई थी हम मॉडिफाइड के अंदर, फिर आई थी हम मॉडिफाइड के अंदर। ऑडिटर ने यहां दो चीजें फेस की, या तो उसने फेस किया डिटेक्टेड द मिसस्टेटमेंट, या फिर देयर वाज लिमिटेशन ऑन स्कोप, प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले, जैसे भी करके उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दी, ठीक है जी, 705 के अंदर। ये मैं रफ बना के समझाऊं, थोड़ा रफ तरीके से कहूं कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं, जब कोई सेल्फ स्टडी करे तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत क्लियर रहेगा, जिससे क्वेश्चन में आने वाले के लिए बहुत जो भी डिफरेंसेस हैं स्टैंडर्ड्स के बीच में हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एक सुपर समरी बाद में बनाऊंगा, वो अलग होगी, सारे स्टैंडर्ड्स की 700 705 706, ठीक है, वो लास्ट में सुनना मेरी बात से। बच्चे क्या होता है यहां पे ना, या तो ब्लैक है या व्हाइट, या तो मेरा स्टेटमेंट है या नहीं है। कौन कौन खाने का लिमिटेशन ऑन स्कोप है भाई, लिमिटेशन ऑन स्कोप, कोई बात नहीं बच्चों, लिख देता हूं,
मैंने ज्योमेट्री पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री, sin cos tan 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 क्या नाम था उसका, पता नहीं क्या था। ठीक है, थीटा। ठीक है, देखो अब सुनो ध्यान से। तो आप अगर ध्यान से देखिए बच्चे, तो या तो मेरा स्टेटमेंट है या तो नहीं है। सुनना, बहुत ध्यान से समझना बच्चे, या तो मेरा स्टेटमेंट है या तो नहीं है। ठीक है, एक बात समझने वाली है, अगर रिस्क है, रिस्क रिस्क, हम ये नहीं कह सकते कि मेरा स्टेटमेंट है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि रिस्क फ्री है। मतलब हमें कुछ ठोस तो नहीं मिला, कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला कि हम ये कह सके कि यार कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस सब बढ़िया है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ मेरा स्टेटमेंट है। सर कई बार ऐसा होता है, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, सिचुएशन रिस्क की होती है। कई बार आप जानते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कई बार आप जानते हैं कि इंसान गलत है, बस सबूत का वेट कर रहे होते हैं सही समय पे। एक बार सबूत मिल जाए, सबूत मिलने की बात करूंगा। कई बार आपके घर वालों को या किसी भी घर वालों को ये बात पता हो कि बच्चा गलत है, बस थोड़ा वेट कर रहे हैं कि थोड़ा एविडेंस मिल जाए, ठोस बात करेंगे। सीरियसली बात को समझ रहा है। ठीक है सर, ऑडिटर के साथ भी ऐसा हो सकता है। ऑडिटर के पास कुछ पुख्ता नहीं है सर, जो नथिंग कॉन्क्रीट कि ऑडिटर नहीं, नथिंग कॉन्क्रीट कि ऑडिटर बोल सके कि हाँ यार मेरे स्टेटमेंट है, मॉडिफाई कर लो। और ये भी नहीं कह सकता यार कि कुछ भी नहीं है, रिस्क तो है, रिस्क तो है। और जनाब रिस्क ऐसा वैसा नहीं है, रिस्क हायर रिस्क है। या जैसा कि हमने कभी सुना, शायद आपको याद होगा, सिविल। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बच्चे, आप मुझे बताना, क्या रिस्क के केस में जहां कुछ पुख्ता, कुछ कॉन्क्रीट नहीं, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, कुछ एविडेंस नहीं है आपके पास, क्या रिपोर्ट मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? सिर्फ रिस्क है, मेरे स्टेटमेंट नहीं। फर्क देख रहे हो ना, यहां रिस्क है और यहां मेरे स्टेटमेंट है। मॉडिफाई नहीं कर सकते सर, मॉडिफाई नहीं कर सकते सर, कुछ है नहीं आपके पास। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या बताओगे आप, समझ रहे हो? अभी पढ़कर आना बेसिस फॉर ओपिनियन कैसा बनेगा मॉडिफाइड का, उसमें क्या होगा कुछ बता नहीं सकते आप। तो सर रिपोर्ट मॉडिफाइड नहीं होगी सर, रिपोर्ट विल नॉट बी मॉडिफाइड। बच्चा बड़ी, रिपोर्ट विल नॉट बी मॉडिफाइड, ये बात दिमाग में छाप लो। 2000 सुनना, बहुत ध्यान से बता रहा हूं आपको, 2018 से पहले हालात अलग थे। ठीक है, 17 से पहले कह सकते हैं आप, और मानता हूं वो हालात गलत है, अब जो हालात ठीक है। 2000 ग्लोबली 2015-16 में 701 की बात करने की शुरुआत हुई, सब हुआ, बनाया गया स्टैंडर्ड। इंडिया 2017 में लेकर आया एक नया स्टैंडर्ड जिसे नाम दिया गया 701। एक ऐसा स्टैंडर्ड जो ग्रे एरिया को बताया, जहां बात कर रहे थे या तो व्हाइट की या ब्लैक की, लेकिन ग्रे एरिया का जिक्र नहीं करता। ग्रे एरिया मींस द एरिया इज नीदर व्हाइट नॉट ब्लैक। हम मेरे स्टेटमेंट नहीं, लेकिन ये भी नहीं करते कि रिस्क फ्री है, समझ लो। मतलब मेरे स्टेटमेंट नहीं, लेकिन ये भी नहीं करते सब कुछ ठीक है। तो सर एक बात बताओ यार, अगर रिस्क है तो बीइंग ऑडिटर मेरा दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है सर, स्टेक होल्डर को बात पता चलनी चाहिए कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो रिस्क फ्री है या नहीं। सर जब फ्रॉड हो गया तभी बताओगे तो क्या भला हुआ उनका? भला तो तब होगा ना जब पहले से बता दिया कि भाई यहाँ रिस्क है, आप देख लो इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना। बैंक एफआई को बोल दो कि लोन देना है नहीं देना, आप देख लो। सर रिस्क की बात कोई नहीं कर रहा था, रिस्क की बात कोई नहीं कर रहा था। 2017 में ये भाई साहब लेकर आए 701 को, प्रैक्टिशनर ने डिफर कर दिया, प्रैक्टिशनर्स ने डिफर कर दिया। अब आप समझ पाएंगे बात, पहले क्योंकि अब आप समझ पाएंगे, क्योंकि सर क्लास में बैठ के डिस्कस करना बहुत आसान है कि रिस्क को बताओ, क्योंकि रिस्क अब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ये रिस्क पता है कहां डिस्क्लोज होगा? एक सेपरेट पैराग्राफ में, की और मेटल पैराग्राफ। सर ब्लैक और व्हाइट ना बड़ी आसानी से दिखता है और समझ में आता है, लेकिन ग्रे एरिया मुश्किल है और होगा बहुत बड़ा। रिस्क बहुत जगह हो सकता है सर, रिस्क बहुत जगह हो सकता है सर, बहुत जगह रिस्क हो सकता है। प्रैक्टिशनर्स ने इंडिया में इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बुलाया जी कहां पे देखते रहेंगे भाई, ना 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 ना, इसे एक साल डिफर कर दिया। अब एक बात सोचो, अरे सुन तो लो यार, अब एक बात सोचो, सुन तो लो, एक बात सोचो। 2018 में फिर इन्होंने बोला 2018 में प्रपोजल भेजा सीजी के पास कि हम इसे डिफर करना चाहते हैं और 2 साल, डिफर फ्रॉम 1819 टू 2021 फॉर 2 इयर्स। तब तक एनएफआरए बन चुका था, बताया था आपको याद आ रहा हो। सीजी ने एनएफआरए को बताया और एनएफआरए ने कहा कि किस बात का डिफरमेंट, किस बात का डिफरमेंट जी? जब स्टैंडर्ड ग्लोबली लग रहा है हर एक कंट्री में, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा। 2018-19 से इसे इंडिया में लागू कर दिया गया। मैं ऑडिट रिपोर्ट को वापस लाऊंगा, मेरा रोल सिर्फ समझाने का है आपको, लिखने सेकंड मैं सब समझा रहा हूं, स्टैंडर्ड कुछ नहीं लिखा, ठीक है। ये 2018-19 से लागू हो गया। एक अच्छी बात ये है कि ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट में, क्योंकि वहां पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए रिस्क का जानना जरूरी है, समझ लो आप। रिस्क का जानना जरूरी है, इसलिए मतलब एक बात तो क्लियर है, जो बड़ी कंपनी के ऑडिटर थे वही डिफर करवा रहे थे, छोटे प्रैक्टिशनर को फर्क पड़ेगा नहीं, लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर छोटा प्रैक्टिशनर होगा भी नहीं। तो जो बड़े सीए थे वो इतनी पहुंच तो रखते थे, इंस्टीट्यूट में रखते हैं आज भी, किसी भी लॉ को कभी डिफर करवा दे। अब एनएफआरए के आने से उनका डोमिनेंस बहुत कमजोर हो गया था, एनएफआरए के आने से उनका डोमिनेंस बहुत कमजोर हो गया।
बिग फोर तो करते ही है, लेकिन उनकी नेटवर्क फर्म्स होती है, उनसे फर्क पड़ता है। ठीक है, आपने पढ़ा नेटवर्क फर्म्स के बारे में। एक बात पता है क्या, थोड़ा समझना प्रैक्टिकली इन चीजों को। ठीक है, मेरे सामने ऑडिट रिपोर्ट है, ये बात कर रही है कि या तो बिजनेस स्टेटमेंट की या अनमॉडिफाइड की। लेकिन जब एक शेयर होल्डर को ये पता चलेगा कि यहां पर रिस्क के बारे में भी बताया है ऑडिटर ने, शेयर होल्डर से पड़ेगा सर कहीं ना कहीं ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी। और इस ऐसे के ऑब्जेक्टिव में लिखा है, इस स्टैंडर्ड को लाया गया टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। जब आपको पता है कि ये रिपोर्ट आपको रिस्क के बारे में बता सकती है, रिस्क के बारे में बता सकती है रिपोर्ट आपको, तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट पढ़ोगे जरूर। इट विल एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। और कहीं ना कहीं ये शेयर होल्डर को या यूजर्स को, यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो शेयर होल्डर हो, सप्लायर हो, आपके बैंक एफआई हो, चाहे गवर्नमेंट हो, यूजर्स को अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। सर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा किस बारे में? मैनेजमेंट के काम करने के बारे में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। जहां जहां रिस्क, अभी रिस्क के लिए आपको बताई नहीं है, वैसे कभी बता रहा हूं एक तरीके से, फिर आगे बढ़ेंगे बताएंगे आप। टू प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द यूजर ऑफ द रिपोर्ट। अंडरस्टैंडिंग दोगे मैनेजमेंट की वर्किंग स्टाइल के बारे में, किस तरीके से वो काम कर रहा है, क्या रिस्क है उसमें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं कोई गड़बड़ी दिख रही है या आपको ऐसा लग रहा है कोई रिस्क है उस बारे में। तो कहीं ना कहीं तीन ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड, तीन ऑब्जेक्टिव। टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, टू प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडिशनल अंडरस्टैंडिंग, एडिशनल टू प्रोवाइड एडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग स्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट। ये तीन बातों से क्लैरिटी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी यूजर को, वो तय कर पाएगा मुझे लोन देना है नहीं देना, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना। ठीक है, दो सिचुएशन में मैं सिर्फ हेडिंग लिखता हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे, सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली बात व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की ऑडिट मैटर, ठीक है, मैं बताई नहीं आपको। दूसरी बात व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ 701। तीसरी बात कब किस मैटर को की ऑडिट मैटर मानेंगे, व्हेन अ मैटर इज कंसीडर्ड एज की ऑडिट मैटर, कब, ये सुनना। एक तो ये है फर्स्ट, जब जब सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, जब जब हायर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट होगा, उस मैटर को आप कहां बताओगे की ऑडिट मैटर। वो हर एक मैटर जहां हायर रिस्क है, वो हर एक मैटर जहां सिग्निफिकेंट रिस्क है, वो कहीं ना कहीं की ऑडिट मैटर है। मुझे सिग्निफिकेंट रिस्क में दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बात कर चुका हूं थोड़ी बहुत, और आगे बहुत डिटेल में बात करूंगा। ऐसे 315 के अंदर हम रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया डिटेल, आपको याद होगा, जब रिस्क फ्रॉड का रिस्क होगा तो रिस्क को सिग्निफिकेंट रिस्क बोलेंगे साहब। जब रिस्क एरर का होगा, एरर का, तो सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको सिर्फ, व्हेन रिस्क इज द रिस्क ऑफ फ्रॉड, ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। आप मुझे बताओ बच्चे, आपको लग रहा है कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है लेकिन कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले आपको, आपको लग रहा है कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है लेकिन कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले, आपको लगता है एसेट का मिसएप्रोप्रिएशन हुआ लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिले अभी तक, तब भी रिस्क तो है, फ्रॉड का रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाएगा। इस रिस्क के बारे में बता दो की ऑडिट मैटर के अंदर, तो 6वां नंबर पर आएगा आपकी रिपोर्ट में। आपको पता है कहां आएगा ये कहां पे आएगा, लोकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट। 6 आफ्टर गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, पहला पैरा कौन सा है, जल्दी बोलो, फर्स्ट पैरा कौन सा है, टाइटल, टाइटल, सेकंड पैरा कौन सा है, एड्रेसी, एड्रेसी, तीसरा पैराग्राफ थर्ड, ओपिनियन, ओपिनियन, फोर्थ कौन सा है, बेसिस फॉर ओपिनियन, फिफ्थ कौन सा है, गोइंग कंसर्न, सिक्स्थ कौन सा है, की ऑडिट मैटर। ठीक है, ठीक है जी, छोटा स्टैंडर्ड भी समझ लेंगे। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड स्ट्रांग रहेगा, भूलो नहीं होगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, पहला केस उसको हटा दो, स्पेस होनी पड़ेगी थोड़ी, तो आपको पता है तो नहीं देता हूं, स्पेस तो नहीं है। कई बार मैनेजमेंट के जजमेंट फॉर्म होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी से लेकर अकाउंटिंग एस्टीमेट से लेकर, आप तो पढ़ चुके हैं, ऐसे शास्त्रों की शुरुआत में आपने पढ़ा था आपके लिए। जब आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट चेक करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, तो वहां बात होती है इंडिपेंडेंस की, बात होती है बायसनेस की, बात होती है लैक ऑफ न्यूट्रलिटी की। तो मैनेजमेंट के जजमेंट बहुत जगह काम आते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई बड़ा जजमेंट है मैनेजमेंट का, नॉर्मली कोई मेजर जजमेंट है और ऑडिटर को ऐसा लगता है यहाँ पे हाई लेवल की अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे हाई लेवल की अनसर्टेनिटी है, सर आपके ऊपर 50 फॉर एग्जांपल 500 करोड़ का केस पेंडिंग है, किसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर 500 करोड़ का केस पेंडिंग है, और ऑडिटर पूछ रहा है क्या होगा इसमें, जीतोगे हारोगे, मैनेजमेंट कह रहा है आप तो जीतने वाले हैं। सर अगर मैनेजमेंट ये बात बता रहा है अपने फाइनेंशियल्स के अंदर कि हम ये केस जीतने वाले, लेकिन आपको ऐसा लगता है 500 करोड़ का केस है, वो मैनेजमेंट हार सकता है, वो मैनेजमेंट हार सकता है। पता है इसे क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। मैं शॉर्ट में कहता हूं हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, नंबर कमाने शब्द तो लिखने पड़ेंगे, शब्द तो लिखने पड़ेंगे। सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, क्या सर, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, देयर इज एन हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। एग्जांपल दिया आपको, 500 करोड़ का केस चल रहा है सर, कोई नॉर्मल जजमेंट तो नहीं है, सिग्निफिकेंट जजमेंट है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि आप तो जीतेंगे, आपको लगता है किसी एंगल जीतने के चांसेस नहीं है। जो एस्टिमेशन है ना मैनेजमेंट का, वो अनसर्टेन है, वो अनसर्टेन है, वो अनसर्टेन है। कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है सर मैनेजमेंट ने, टैक्सेशन इंपोज हो रहा है उसके ऊपर, फॉरेन कंट्री का भी, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का जजमेंट आपको ठीक नहीं लग रहा है अभी तक, आपको लग रहा है कि टैक्सेशन तो ये बनना चाहिए, मैनेजमेंट कह रहा है टैक्सेशन लायबिलिटी इतनी कम बनती है, आपको लगता है बहुत सारा बनती है सर, उस केस में आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज एन हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, आपकी ईमानदारी की ऑडिट के अंदर, आपका पुख्ता सबूत नहीं है, इंटरनेशनल क्या नहीं है, कुछ पकड़ा जाएगा, कोई अपील होगी, कोई प्रोसीडिंग होगी, कोई असेसमेंट होगा, कोई स्क्रूटनी में केस आएगा, तब चीजें पता लगेंगी, लेकिन आपको अभी लग रहा है
हाई एस्टिमेशन सर्टेनिटी। जब जब आपको लगे कि एस्टिमेशन सर्टेनिटी हाई है, जहां भी एस्टिमेशन लगाया हो, जहां भी, और एस्टिमेशन देखो जी ऐसा है आयुषी, मैं जानता था एक दो एग्जांपल आ जाएंगे। इसे ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर बहुत कम अमाउंट का है, बहुत कम अमाउंट का है, तो ये कोई बड़ा जजमेंट नहीं है, ठीक है। इवन 10 15 20 50 हज़ार लाख 2 लाख रुपए की बड़ा जजमेंट फॉर्म नहीं करता एक ऐसी कंपनी में जहां पे जो लिस्टेड कंपनी होगी, समझ लो। हाँ, अगर वही अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, तो फिर वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि सिग्निफिकेंट पे सब्जेक्टिव टर्म है। जो छोटी कंपनी का 2 लाख का अमाउंट सिग्निफिकेंट है, लिस्टेड के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा। समझ मेरी बात? सिग्निफिकेंट पे सब्जेक्टिव टर्म है, कंपनी टू कंपनी बदलता रहेगा। जो किसी के लिए सिग्निफिकेंट है, किसी के लिए नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो हो सकता है सर अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका 2 4 5 10 करोड़ का है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट हो सकता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। एक बात बताओ सर, हमारा काम क्या है? हमारा काम बताना है। क्या की ऑडिट मैटर कई सारे हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, उसमें दिक्कत है, हो सकते हैं। सर अगर 3 की ऑडिट मैटर है, 3 की ऑडिट मैटर है 3, तो तीनों को एक साथ बताएंगे? तीनों को एक साथ ना, अलग अलग। क्या बोले सर? अलग अलग। पहला की ऑडिट मैटर और ऑडिटर का रिस्पांस कि भाई हमने क्या किया इसके लिए, ठीक है। दूसरा की ऑडिट मैटर, आपका रिस्पांस। तीसरा की ऑडिट मैटर, आपका रिस्पांस, ठीक है। एक बार मैं आपको पढ़ाता हूँ, थोड़ा भी याद करता हूँ इसको, ऑडिट रिपोर्ट को, ठीक है जी। ये ऑडिट रिपोर्ट, हाँ यहाँ पे होगी। अरे ये क्या हो गया? एक आध पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। की ऑडिट मैटर, ऑडिटर का रिस्पांस, एक पढ़ाऊंगा मैं आपको। की ऑडिट मैटर, ऑडिटर का रिस्पांस, की ऑडिट मैटर, ऑडिटर का रिस्पांस, की ऑडिट मैटर, ऑडिटर का रिस्पांस। एक आपको एग्जांपल देता हूं, बढ़िया, ठीक है, प्रैक्टिकल सुनना ध्यान से। रिकवरेबिलिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिसीवेबल्स as of 31st March 19, non-current assets in respect of withholding tax and other include salvage recoverable amount to 503 crores which are pending adjudication। चलिए, ये तो बात कर रहे हैं सैनवेट की एक्साइज के अंदर क्रेडिट होता है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। क्या होता है बच्चों, मैम वाज विद ईवाई फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स, ठीक है। शी वाज कस्टम डिपार्टमेंट। उनका मेन काम क्या था कि ईवाई के पास सोनी है, ठीक है, तो शी वाज पर्टिकुलरली हैंडलिंग सोनी, ठीक है। अब सोनी के साथ का क्या था ना आपको कि सोनी जो इंडिया में चीजें इंपोर्ट करता है बाहर से, जबरदस्त इंपोर्ट है, ड्यूटी लगती है सर। अब क्या हुआ कि 2017-18 में भी नोटिफिकेशन आया, 18 के आसपास, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन आया, उसके तहत जो ड्यूटी उन्होंने पे की थी वो ड्यूटी रिवर्स हो गई और इनको मिलना था रिफंड। एक इंपोर्ट पे नहीं, करीब करीब मेरे ख्याल 300 से ऊपर इनवॉइस थे जिसमें इनको रिफंड मिलना था। वो कई साल के इनवॉइस थे, फिर उस पे कोई ड्यूटी आई और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो भी रिफंड मिल गई। कुछ मैटर था, मैंने समझा पड़ा बहुत, जो मेरे को समझ में आया। अब क्या हुआ सर, इनके 300 से ऊपर रिफंड थे, मैम ने अकेले मेरे ख्याल 40-50 रिफंड प्रोसेस कराए कई सालों में। उसके लिए हमें अपील फाइल करनी पड़ती थी टू द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। तो उनका काम ही था अपील होना कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के आगे और अपील फाइल करना, अपील होना ऑफ क्लाइंट, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि 5 साल में 4 साल ये किया हुआ, ठीक है। फिर सोनी था, फिर फ्रेशनेस कंपनी जर्मनी की है, उसके डायरेक्टर्स आते हैं हॉस्पिटल में, तो फ्रेशनेस है और भी एक दो कंपनी थी, ठीक है। तो यही मेन फोटे था, ठीक है। ये बहुत कम लोग करते हैं, उसका कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। लाइसेंसिंग करके बोल देते हैं, तो ठीक है। तो कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के पास अपील थी, जितने भी कोर्ट है ड्राइविंग जबरदस्ती, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या था सर कि अब 40-50 रिफंड आपने करवा लिया, ठीक है, ये रिफंड हो गए। एक रिफंड ऑर्डर कोई 35 करोड़ का आ रहा है, कोई 18 करोड़ का है, कोई 2.5 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, ठीक है। लेकिन कुछ अभी भी पेंडिंग है, कुछ अभी भी पेंडिंग है, पूरी बात सुनना ध्यान से, कुछ अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। अब जो ये रिफंड पेंडिंग है बच्चे, कस्टम्स का, कस्टम ड्यूटी का जो भी रिफंड है पेंडिंग है, सोनी बताएगा तो सही, अपने फाइनेंशियल्स के अंदर एस्टिमेशन तो देगा कि जो भी है, फॉर एग्जांपल कि हमारे 250 करोड़ का रिफंड पेंडिंग है टिल डेट, ये हमें मिलने वाला है। ये 250 करोड़ का रिफंड पेंडिंग है टिल डेट 31 मार्च को, ये मिल जाएगा जल्दी। तो ऑडिटर चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा कि क्या सही में इनको 250 करोड़ मिलने वाले हैं रिफंड, क्या इनके क्लेम में सर्टेनिटी है, क्या इनके क्लेम में सर्टेनिटी है क्या। उसके लिए ऑडिटर पता क्या करेगा, पूरी बात समझना ध्यान से, मतलब जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया उस चीज को, क्योंकि वो एक बात मेरे को कनेक्ट हो गई कहीं से, स्टेट ऑडिट के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा 5 मिनट में, इन्फोसिस रिपोर्ट के अंदर पॉइंट लिखा हुआ है। ऑडिटर पता क्या करेगा इसके लिए, ऑडिटर बोलेगा जी ये काम करो आप, ये बताओ कि आपके कितने 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 पेंडिंग है। वो बोलेगा 50 तो रिफंड प्रोसेस हो गए, 300 के आसपास है, हमारे ना 250 रिफंड जो है वो पेंडिंग है। ऑडिटर बोलेगा अच्छा किस लेवल पे है, जरा बताना, रैंडम बेसिस पे चेक करेगा, देखेगा 90 रिफंड ऐसे हैं, 90 रिफंड ऐसे हैं 120 करोड़ के, जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और जो रिजेक्ट हो चुके हैं कई कई अथॉरिटीज के आगे। क्या होता है, कमिश्नर के लिए सब जाते हैं सेस्टेट में, सेस्टेट शायद आपने सुना, ठीक है, सुना, अपीलेट ट्राइब्यूनल होते हैं ऊपर भी, जैसे एनसीएलटी के जाते हैं कंपनी में, एनसीएलटी में, ऐसे कमिश्नर के जाते हैं सेस्टेट में, ठीक है। तो सेस्टेट सीईएस टीएटी। अब देखा है कि 90 रिफंड ऐसे हैं, 90 रिफंड ऐसे हैं जो कमिश्नर के लेवल पर रिजेक्ट हो चुके हैं,
पहले असिस्टेंट कमिश्नर पे, फिर चीफ कमिश्नर पे, आपको लगता है सर प्रोसेस नहीं होंगे, तो पुराने रिफंड खाली बिना बात के वो नोटिफिकेशन के अंदर फॉल भी नहीं करते, किसी को लग रहा है बैचिंग में हाथ धो लो, अगर रिफंड मिला तो रिफंड ले लो। आपको पता है सर 250 करोड़ में ये 120 करोड़ अनसर्टेन है सर। दिस इज अ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, जहां मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट लगा है। दिस इज अ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, जहां मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट लगा हुआ है। वो ऐसे 120 करोड़ रिफंड बता रहे हैं जो आपको लगता है जो प्रोसेस नहीं होंगे सर, जो नोटिफिकेशन की कंडीशन पूरी ही नहीं करते, जो नोटिफिकेशन की कंडीशन पूरी ही नहीं करते। ठीक है, ये एग्जांपल ध्यान रखना। ठीक है, और सुनो, अब आप ये सोचोगे सर कि ऑडिटर इतने टेक्निकल चीजें भी चेक करेगा, करना तो पड़ेगा सर, करना तो पड़ेगा। क्या हुआ कि एक दिन फोन आया इनके साथ, हम कहीं ट्रैवलिंग समवेयर, एक फोन आया इनके पास, स्टैट ऑडिटर के वहां से, वो ईवाई स्टैट ऑडिटर भी। ठीक है, वो वहां से नेटवर्क हम सुधरा लेते हैं कहानी। फोन आया, बोले जी आप कस्टम का मैटर हैंडल कर रहे हो सोनी का? बोले हाँ। बोले हमें ना रिपोर्ट चाहिए, एक प्रॉपर एक रिपोर्ट चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कि 31 मार्च 2021 तक कितने रिफंड प्रोसेस हो चुके हैं इनके, कितने कितने रिफंड पेंडिंग है इनके, और जो पेंडिंग है उसमें क्या लग रहा है कितने में जीत सकते हैं और कितने में रिफंड नहीं मिलेगा। तो स्टैट ऑडिटर ने क्या किया, अपना एक काम, ईवाई बहुत बड़ी कंपनी है, अपना एक काम दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया, एक्सपर्ट्स को। अब शी इज एन एक्सपर्ट राइट, जो कस्टमर्स को समझ में आता है मुझे समझ में आएगा, तो किसी और को समझ में आएगा ना, खुद स्टैट ऑडिटर को समझ में आएगा, नहीं आता समझ में। तो स्टैट ऑडिटर क्या करता है बिग फोर के अंदर, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि आप कस्टमर डील कर रहे हो ना, आप एक काम करो, रिपोर्ट बनाओ मुझे दे दो, आप एक रिपोर्ट बनाओ मुझे दे दो क्या मैटर चल रहा है, और इस रिपोर्ट के आधार पे ऑडिटर क्या कर देगा कि मैटर में डिस्क्लोज कर देगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली होता है बड़ी फर्म्स के अंदर भी, अलग अलग बड़े होते हैं काम, अलग अलग एरिया वाइज होते हैं। ठीक है, तो भाई कुछ एक्साइज के लोग होंगे, तो कुछ कस्टम्स के होंगे, जीएसटी वाले में सब बड़ा होता है, बड़ी फर्म्स के अंदर भी ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखो इनके साथ ये कहानी है, इनका कस्टम नहीं है तो इनका सेंवेट का बाकी सेंवेट मिलती है, जैसे जीएसटी मिलती है ना आईटीसी, वैसे वहां मिलती है सेंवेट एक्साइज के अंदर। ठीक है, कह रहे जी इनका ना 503 करोड़ का पेंडिंग है, ये पैसा सरकार के पास जमा है लेकिन अभी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है। कह रहे हमने क्या किया, ऑडिटर कह रहा हमारा हमारा रिस्पॉन्स क्या सुनो जरा। कह रहा जी हमने अपने इंटरनल एक्सपर्ट्स को बोला इसके लिए, उन्होंने रिव्यू किया कि सही में कितना अमाउंट रिकवरेबल है, और क्या ये क्लेम सस्टेनेबल है, क्या ये आगे चलेगा, क्या और क्या हम रिकवरेबिलिटी कर पाएंगे, क्या क्या चांसेस हैं रिकवरेबिलिटी के। ठीक है, ये रिकवरेबिलिटी के लिए मतलब क्या चांसेस हैं। ठीक है जी, तो जब ये बात हो रही थी तो शी हैंड अप द कॉल खत्म हुआ, मैंने कहा क्या बात है, उसने बताया एक मिनट समझ गया, मैंने देखा समझ आ गया, मैंने कहा मैंने किसी रिपोर्ट में पढ़ा, मुझे रिपोर्ट क्लियर करेक्ट उस टाइम पे, मैं कहा ये तो आपका स्टैट ऑडिटर मान रहा है की ऑडिट मैटर के अंदर उसको बताना होगा। तो शी आस्क्ड मी कि की ऑडिट मैटर क्या होता है, मैंने कहा जिसका जो चीज है वो उसी को समझ में आती है। ठीक है जी, अब वो कस्टम मुझे समझ में नहीं आएगा तो आप ऑडिट आपको समझ में नहीं आएगा। क्या होता है कि स्पेसिफिक एरिया रहता है बच्चों कुछ समय के बाद, और स्पेसिफिक एरिया में फिर आप दूसरी चीजें थोड़ी वॉश आउट होने लगती हैं समय के साथ। तो ये कहानी है की ऑडिट मैटर की। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा कि ऑडिट मैटर है क्या। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया। अब मतलब आप ये समझिए कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं मैम को बोलते हैं टाइम लगाओ। अब कहानी क्या है, 25-25 करोड़ के रिफंड है। ठीक है, ईवाई को मिलता है 5%, 7%, 10%। ठीक है, मतलब आप ये समझें कि 25 करोड़ के रिफंड में ईवाई को कितना पैसा मिल रहा है, 25 करोड़ के रिफंड में ईवाई को मिल रहा है कितना मिलेगा बच्चों, 2.5 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए। ठीक है, ऐसे 8, 10, 12, 15 रिफंड निकल जाते हैं साल में, 15-20 रिफंड। तो ईवाई ने 10-12-15 करोड़ कमा लिए, 10-12-15 करोड़ रुपए, और दिए 26 लाख रुपए। तो मैंने कहा 26 लाख का करना क्या है, उस 15 करोड़ पे फोकस करो ना। 15 नहीं आए तो एक तो आएंगे, सोनी नहीं आया तो छोटी कंपनी तो आएंगी, सोनी तो आएगा नहीं, सोनी तो बिग फोर रहेगा, बड़ी कंपनी है मल्टीनेशनल, तो दूसरों के लिए क्यों करना है जी मेहनत। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि बातें थोड़ी लग जाएगी, शी राइट है। चलो, तो बच्चों दो केस में मैटर की ऑडिट मैटर कहलाएंगे, दो केस में। बताइए फर्स्ट केस कौन सा बच्चे, फर्स्ट केस है फर्स्ट, नया बैच के भी चांसेस नहीं है बिल्कुल भी, ऑडिट का नया बैच तो बिल्कुल भी नहीं है, 2-3 महीने बिल्कुल चांस नहीं। मैं क्या करूं, ठीक है, मैंने कोई प्रोवोक नहीं किया। चलो जल्दी देखो, पहली बात कब मानेंगे मैटर की ऑडिट मैटर है, फर्स्ट व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। सुनो ध्यान से, दो अलग अलग मैटर है, सिग्निफिकेंट रिस्क और हायर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, और हायर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। ठीक है जी, अच्छा ये बताओ दूसरा दूसरा कौन सा है, सेकंड। सेकंड बच्चों व्हेन देयर इज हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, इन सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। दीपू भाई क्या हो गया, माथा गिर गया क्या आपका, उठा के दोबारा लगा लो फटाफट से। कोई बात नहीं चैतन्य, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। चलिए जी, अब बताओ जी ऑब्जेक्टिव क्या, जल्दी से बताओ जी ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव एक पॉइंट मैंने आपको बताया था बच्चे। ठीक है, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, टू एनहांस द, जल्दी बोलो ना यार, कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है जी, और बताइए, और एक दो पॉइंट बताए थे मैंने आपको, टू प्रोवाइड एडिशनल अंडरस्टैंडिंग टू द यूजर्स, एडिशनल अंडरस्टैंडिंग टू द यूजर्स अबाउट किस बारे में, अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
ऑपरेटिंग स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। जल्दी बताओ लोकेशन क्या होगी, लोकेशन इन द रिपोर्ट, लोकेशन होगी जी, जल्दी बताओ। देयर विल बी अ सेपरेट सेक्शन, देयर विल बी अ सेपरेट सेक्शन, हेडिंग क्या होगी बच्चों सेपरेट सेक्शन, जल्दी बताओ। सेपरेट सेक्शन की हेडिंग क्या होगी, की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर, ठीक है। ये बताओ कहां पे आएगा ये, आफ्टर गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, सही बात, एंड बिफोर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ। अब ये बताओ कि कैसे डिस्क्लोज करेंगे, एक एक की ऑडिट मैटर को एक साथ करेंगे, अलग अलग डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्लोजर अलग अलग सेपरेट, देयर विल बी अ सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर ईच ऑफ द की ऑडिट मैटर। ये बताओ बच्चा कि रिस्पांस देना है क्या ऑडिटर का साथ में, along with the response of the auditor, along with the, मैं आपसे मिलने आई लाइव क्लास में अभी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया, अच्छा कि आप मिलने आ गए, मिलते रहना चाहिए, along with the response of the auditor, जान पहचान बनी रहती है, ठीक है। हाँ बच्चे एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो जी, ठीक है। कई बार कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो थोड़े सेंसिटिव नेचर के होते हैं, एग्जांपल लेता हूं आपको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल, अब मैटर चल रहा है जी राफेल को लेकर कि राफेल प्राइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस पे खरीदा गया, आरोप लगा रहा है विपक्ष, विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप ऑडिट कर रहे हैं एचएएल की, कुछ पार्ट एचएएल के भी थे उसमें, कुछ थोड़ी बहुत चीजें, अब ऑडिट कर रहे हो जी आप एचएएल की, ये कुछ कुछ चीजें अनिल अंबानी कंपनी ने सप्लाई की थी, आप उस अनिल अंबानी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, ठीक है जी। अब सर कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट कर सकते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल नेचर के होते हैं, जिन्हें एक्ट प्रोहिबिट करता है कि ये डिस्क्लोज नहीं करने, भाई विच कैन एंडेंजर द नेशनल सिक्योरिटी, समझ रहे हो आप ये बात। अगर आप ऑडिटर हैं तो बातें आपको बहुत पता होगी, लेकिन सर आप वो बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, रीजन बीइंग दे आर ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर। राफेल का प्राइस क्या था, किससे क्या लिया गया, किससे क्या नहीं लिया गया, कल को पता चला एनिमी कंट्री उन सारी कंपनियों को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कल को एनिमी कंट्री लेकर बैठ गया वैसे ही हाँ, तो फिर होगी कहानी। तो सर ये बातें बड़ी नॉन कॉन्फिडेंशियल किस्म की हैं, इन्होंने बहुत आरोप लगाए होंगे विपक्ष ने, लेकिन सरकार ने कुछ उसका जवाब नहीं दिया, कभी कोई डिस्क्लोजर ऐसा दिए नहीं, हमेशा ये बोला कि ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स है। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष गया, राहुल गांधी वहां डांट खा के गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, लेकिन सरकार लड़ी गई, कह रही है मैटर कॉन्फिडेंशियल नहीं चलते। ये बात तो सही है, देखो कुछ चीजों में गंदगी नहीं करनी चाहिए, अगर गड़बड़ी की होगी, वैसे मुझे लगता नहीं आपको कभी गड़बड़ी हुई, तभी की होगी तो कल को देर सवेर तो आप आओगे, नथिंग इज परमानेंट, आज बीजेपी है तो समय का चक्र घूमेगा सर, ठीक है, तो कल को आप आओगे, करा लेंगे इन्वेस्टिगेशन, उसमें दिक्कत क्या है, और अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत थे तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों आप रिजेक्ट हो गए, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, वो मैटर जब तक डिसीजन नहीं है, जब तक उस पर कुछ पुख्ता नहीं है, आप ऑडिटर बन के हीरो थोड़ी बनोगे, अरे पुख्ता नहीं है तो क्या हुआ, रिस्क है वहां पे, सिग्निफिकेंट रिस्क मैं बताऊंगा ऑडिट रिपोर्ट में, सरकार कह रही है ये कर लो पहले, हो जाएगा, हमें बता देना, फिर कहां आप खींचेंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना, सारी कॉन्फिडेंशियलिटी सरकार आपको देगी, ठीक है भाई। देखो ऐसा है, देयर विल बी नो डिस्क्लोजर, दो केस में, दो, पहला फर्स्ट बताओ, फर्स्ट फर्स्ट व्हेन डिस्क्लोजर विल अफेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर विल अफेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, और दूसरा बताओ, डिस्क्लोजर इज प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ, ठीक है। मैंने आपको कुल मिला के अभी तो नहीं भाई, यूट्यूब क्लास बुरी चैनलों ने शुरू नहीं की होगी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आजकल वैसे, चलिए मैं ऐसे एक बात कंप्लीट करता हूं फिर बताता हूं, ठीक है। देखिए तो ऑब्जेक्टिव कब मानेंगे की ऑडिट मैटर, लोकेशन, डिस्क्लोजर, नो डिस्क्लोजर, ठीक है। अब सुनो, एक मिनट रुक जाओ, बस कंक्लूड करने दो, कंक्लूड करने दो जी, कंक्लूड करने दो, ठीक है। वो मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में सबसे सिग्निफिकेंट नेचर के हैं, जो बेसिकली आप टीसी रघु जी को बता, उसमें से कुछ बातें आप बताएंगे एसकी ऑडिट मैटर, क्योंकि जब भी कुछ सिग्निफिकेंट होगा वो टीसी रघु जी को आप बताते हो, तो उसमें से कुछ बातें ऑडिट मैटर के बारे में बताएंगे। मीनिंग ये है, दोज मैटर दैट इज द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, ये मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ ऑडिट मैटर। अच्छा ऑडिट मैटर कब मानेंगे, वो दो केस हैं, दो, पहला और दूसरा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। अच्छा और बताइए जी, ये मैं आपको कर पढ़ाऊंगा, बस एक ही चीज बाकी है, ये 706 के अंदर भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन, और एक ये चीज बाकी है, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट, बहुत क्लासिक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 705 की बात करें चाहे 706 की, ये वाला पॉइंट मुझे बताएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि भाई आपको सेक्शन ना पड़ेगा, और हेडिंग क्या आएगी बच्चे, हेडिंग आएगी की ऑडिट मैटर्स की, ठीक है।
हाँ ठीक है, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, सेम पॉइंट लिखिए। हाँ, ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट जो मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंस है उसे मानते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपने नोट किया है वो आप नोट कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक ऑब्जेक्टिव्स वगैरह की बात है, इट विल एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू, ठीक है, विल प्रोवाइड एडिशनल अंडरस्टैंडिंग टू यूजर्स, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो एंटिटी को समझने की बात हो, ट्रेडिंग स्टाइल को, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की बात हो, ठीक है। तो मैंने सिस्टमैटिक लिख दिया है और आपने क्या करना है सुनो। सही बात है, आपने क्या करना है बच्चे सुनो। एक तो बता दो कैसे करना है, सुनना। सबसे पहले तो ये नोट करना, ठीक है। कंटिंजेंट एसेट्स की का होता है। क्या बोल रहे हो बताओ ना भाई, किसका डाउट है। सही बात, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, हो गया जी। हाँ डाउट बॉक्स ले रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। एक चीज को ना चलने दिया करो आराम से, उसमें बार बार बाधा उत्पन्न करो तो अच्छी बात नहीं। ये नोट कर लेना 701 से पहले, ये बेस है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इसकी हेडिंग तक आपको दूंगा, ठीक है। 701 में हमारे यही नोट करना है, बस एक स्लाइड। इस सुनो ये बात, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 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 कवर करना, ठीक है। तुम तो रहो, इसमें एक चीज मैं आपको लिखवाऊंगा, उसके लिए स्पेस ना थोड़ा, नॉट अ सब्स्टिट्यूट, और ये मीनिंग लिख लेना पूरी, ठीक है ना। विद इन ऑर्डर प्रोफेशनल जजमेंट आर मोस्ट सिग्निफिकेंस, ठीक है जी। रुक तो जाओ, ये भाई इतने खतरनाक डाउट हैं, एक एक करके देखने पड़ेंगे। मटेरियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखकर कोई कंपनी खुश नहीं होगी तो हमारा क्लाइंट क्यों बनेगी, इस समय प्रैक्टिस फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला था आपको, आप भूल गए। पेड़ गया तेल लेने, भूल गए संदीप भाई, पेड़ गया तेल लेने, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी। प्रोजेक्ट क्या बोल रहे हो, कुछ ज्यादा नहीं दिया इसमें। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, आप एंड ड्यू एक साथ आई। ड्यू भाई देख लो आप, ओहो माना दीदी आ गई। सही बात, मैं कितना भयावह लग रहा हूँ इसके सामने। ऐसा लग रहा है 25 किलो का मुंह है मेरा, कल ही जाके बाल शेव करनी पड़ेगी। ये क्या चल रहा है भाई, क्या है सर, यू हैव एक्सीडेड मैक्सिमम नंबर ऑफ मैसेज इन दिस मिनट। ये कौन है भाई, 5 फरवरी सुबह 9 से 6:49 तक प्रपोज करने का मुहूर्त। ये किसी और भी क्लास में भेजा था। देख लो भैया, अब तो पीएम भी निकल गया, एएम का क्या करोगे। अब तो पीएम भी निकल गया, एएम का क्या करोगे। चलिए जी, मुलाकात होगी आपसे कल, कल रखते हैं कोई टेस्ट, आज बनाता हूं स्पेशल क्लास, क्रिएट करता हूं ब्रदर, ठीक है। चलो जी, मैं तो बन गया हूं फाइनल रिपोर्ट, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं बच्चा वाली, सही बात। मोबाइल था किसी का पता नहीं, बाय बच्चा वाली। 10:30 का शेड्यूल तो नहीं किया, कोई बताता हूं, अरे तो जाओ लाला जी। ये तो आ गया, लिखा हुआ है डियर लर्नर्स, लर्नर तो हूं नहीं वैसे मैं, क्रैकिंग सीए इज नाउ ग्रेटिफाइंग एज वेल, गेट अप टू 10 times योर सब्सक्रिप्शन फीस बैक बेस्ड ऑन योर सीए दिसंबर 21 रिजल्ट्स, एनरोल फॉर द एकेडमी सीए चैंपियंस प्रोग्राम। चलो जी देखते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर बच्चों, अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, खाते रहो। माना का वीडियो बना चुका है, मैं बात करने जा रहा हूं, बाय बाय। अरे कहां लिखेगा, मान ठीक, ओके बाय बाय।